हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले मॉडिफिकेशन का टॉपिक इंडेक्स 109 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है, अब ये देखते हैं। एग्जांपल से समझते हैं मॉडिफिकेशन। देखिए, ये है आपका एके लिमिटेड, जिसने क्या लिया, लोन लिया है। इसने लोन लिया है तो उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। कितने देखो, 10 करोड़ का लोन लिया है 10% के लिए और 10 साल के लिए। किससे लिया है लोन? लिया है प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल ने लोन लिया तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है। एके लिमिटेड ने लोन लिया है तो उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब एके लिमिटेड ने क्या किया है, 3 साल तक उसने लोन दिया, मतलब इंटरेस्ट दिया। उसके बाद 4th ईयर में जाके वो इंटरेस्ट जो है वो रीपे नहीं कर पाया। तो रीपेमेंट शेड्यूल उसने क्या बोला, उसने बोला, वो प्रफुल्ल के पास गया। उसने बोला कि क्या आप इंटरेस्ट जो है वो आप काट के 8% कर दोगे, और जो जो रीपेमेंट का जो 10 ईयर है वो 6 ईयर का, वो उसको आप काट के 8 ईयर कर दोगे। प्रफुल्ल ने बोला ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। देखो, इन शॉर्ट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डे 1 में जो भी टर्म और एक कंडीशन डिसाइड हुआ था, अगर वो बाद में जाके क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। या तो इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, या फिर रिमेनिंग जो 10 ईयर है वो चेंज हो रहा है, या फिर जो अमाउंट है, प्रिंसिपल का अमाउंट है, वो चेंज हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड ए मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जो है वो दो केस में होगा। इन केस ऑफ द बोरोवर, जिसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और इन केस ऑफ ए लेंडर, जिसके लिए फाइनेंशियल। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग फॉर द बोरोवर इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। अब बच्चों, मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करते कैसे हैं इन केस ऑफ ए बोरोवर, जिसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, वो देखते हैं। देखिए, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देना है। आप पहले क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। लाइक देखिए, मॉडिफिकेशन सपोज 3 साल के बाद हुआ है, तो 3 साल तक आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, आप वैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है आपका, स्टेप नंबर 1 में कैश फ्लो। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपका पीवी करेंगे। पीवी मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में ईआईआर, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और स्टेप नंबर 4 में आपका एलईडी बनाते हो। एलईडी आपको बनाना है 3 साल तक। 3 साल तक इन द सेंस, जब मॉडिफिकेशन हुआ है वहाँ तक आपको एलईडी बनाना है। मतलब मॉडिफिकेशन के डेट तक आपको एलईडी बनाना है, उसके बाद रुक जाना है। उसके बाद मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। यहाँ पे बेसिकली देखिए, इन केस ऑफ ए बोरोवर में स्टेप नंबर 1 में हम पहले चेक करते हैं कि जो मॉडिफिकेशन है वो सब्सटेंशियल है कि नहीं है। वेदर मॉडिफिकेशन है सब्सटेंशियल और नॉट। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ ए मॉडिफिकेशन। ये आपको मिलेगा एलईडी से। मतलब देखो, सपोज मैंने आपको बताया ना कि सपोज 3 साल के बाद आपका मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो 3 साल की आपको एलईडी आपने बनानी है। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 3rd ईयर का, वो होगा आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ ए मॉडिफिकेशन। उसमें से माइनस करेंगे पीवी ऑफ ए रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लो। इसमें ऐड आपको क्या करना है, अगर ट्रांसलेशन कॉस्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी है ट्रांसलेशन कॉस्ट है, मतलब सपोज लीगल या फिर अदर फी गिवन है, या फिर प्रोसेसिंग फ़ी गिवन है, तो उसको भी आपको क्या करना है, पीवी करना है ओल्ड ईआईआर पे। देखो, पीवी ऑफ ए रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लो ऐड करेंगे ट्रांसलेशन कॉस्ट, मतलब ट्रांसलेशन कॉस्ट का भी आपको पीवी करना है ओल्ड ईआईआर पे। ठीक है। अब उसको उसके बाद डिवाइड करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ ए मॉडिफिकेशन। ये मतलब ये जो ऊपर हमने लिखा था उससे हमको दोबारा डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो परसेंटेज निकली है, देखो प्लस माइनस के साइन को इग्नोर आपको करना है। अगर जो आपको परसेंटेज निकली है वो 10% से कम है, तो जो आपका मॉडिफिकेशन है वो सब्सटेंशियल नहीं है। और अगर वो 10% या फिर उससे ज़्यादा है तो मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है। मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल नहीं है और मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है, दोनों की जो अकाउंटिंग है वो अलग अलग होती है। तो देखो, अगर आपका जो मॉडिफिकेशन है वो सब्सटेंशियल नहीं है, केस नंबर 1 मॉडिफिकेशन इज नॉट सब्सटेंशियल, तो इस केस में स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो, आप निकालते हो रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली ट्रांसलेशन कॉस्ट को हम एडजस्ट करते हैं। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस करेंगे ट्रांसलेशन कॉस्ट। कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस करेंगे ट्रांसलेशन कॉस्ट, तो आपका आएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये जो ट्रांसलेशन कॉस्ट है वो अकर हुआ होगा मॉडिफिकेशन को डेट के, मॉडिफिकेशन के डेट पे। स्टेप नंबर 3 में हम न्यू ईआईआर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरपोलेशन मेथड से। कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरपोलेशन मेथड से। याद रखना, अगर आप न्यू ईआईआर जो है वो इंटरपोलेशन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कैसे निकलेगा। रिक्वायर्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी आपकी फेयर वैल्यू है फाइनेंशियल लायबिलिटी की, ठीक है, उसमें से आपको माइनस कर देना है ट्रांसलेशन कॉस्ट। माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी वो होगी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू, जो कि आप इंटरपोलेशन के फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको एलईडी बनाना है आफ्टर मॉडिफिकेशन। देखो, ईयर लिखेंगे, ओपनिंग लिखेंगे, इंटरेस्ट।
यहाँ पे न्यू EIR जो कि स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया था, रीपेमेंट एंड क्लोजिंग। यहाँ पे जो ओपनिंग का अमाउंट फर्स्ट ईयर में जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, अमाउंट जो कि हमने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 2 में, जो कि कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दैट इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद अगर जो आपका मॉडिफिकेशन है सब्सटेंशियल है, मतलब जो परसेंटेज है वो 10% या फिर उससे ज़्यादा निकला है स्टेप नंबर 1 में, तो मॉडिफिकेशन क्या आपका सब्सटेंशियल है। इस केस में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करने के बाद 3 स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को निकालेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को डिरिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी को। देखो, जब भी हम बुक से कोई चीज़ निकालते हैं तो हमेशा कैरिंग अमाउंट पर निकालते हैं, और किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, नई चीज़ को, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। देखो, पहले तो जनरल एंट्री हम पास करेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। उसको खत्म करने के लिए ओल्ड डेबिट करेंगे, तो ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब देखिए, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे, कौन से वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे। लेकिन न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, मतलब बेसिकली आपको फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ ए रिवाइज कैरिंग, फेयर वैल्यू ऑफ ए रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ ए न्यू EIR। न्यू ईयर, यहाँ पे जो आप ईयर लोगे और यहाँ पे जो कैश फ्लो लेना है वो आपको लेना है इंटरेस्ट और ए प्रिंसिपल। इंटरेस्ट भी लेना है, प्रिंसिपल भी लेना है। इंटरेस्ट जो है वो आपको न्यू EIR और PV। स्टेप नंबर 3 में जो आपका ट्रांसलेशन कॉस्ट है, देखिए अगर मॉडिफिकेशन जो है वो सब्सटेंशियल है तो ट्रांसलेशन कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों, स्टेप नंबर 3 में आपको ट्रांसलेशन कॉस्ट को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर ए बैंक। और स्टेप नंबर 4 में आपको नॉर्मली LAD बना लेना है आफ्टर मॉडिफिकेशन। आफ्टर मॉडिफिकेशन है तो आपको न्यू EIR लेना है, और जो आप ओपनिंग में जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू लोगे वो लोगे आप न्यू फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या लोगे, न्यू फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी।